प्यारे बच्चों, आज हम आप सब बच्चों की डिमांड पर आज की इस वीडियो में क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है उस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये पेपर बहुत ही इजी आया था और आप सबका भी पेपर अच्छा ही गया होगा। तो चलिए बच्चों, इस पेपर को सॉल्व करते हैं और इस पेपर को सॉल्व करते हुए आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके इस पेपर में कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए बच्चे, करते हैं पेपर स्टार्ट। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो आप बच्चों ने पढ़ ही रखे होंगे। इसमें जो सेक्शन है उसमें 24 में से 20 क्वेश्चन करने थे, सेक्शन बी में से भी 24 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन सी में से भी 12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करने थे। लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम सारे ही क्वेश्चंस को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है कि अमेरिका के तट से लगा हुआ छोटा सा द्वीपीय देश है। तो इसके अंदर ऑप्शन दिए हैं कि बुल्गारिया, फ्रांस, रूस, क्यूबा। तो बच्चों, जैसे आपने चैप्टर में पढ़ा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा क्यूबा, है ना। क्यूबा जो है वो अमेरिका के तट से लगा हुआ छोटा सा द्वीपीय देश है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध शीत युद्ध से था। तो पहला ऑप्शन है क्यूबा मिसाइल संकट, दूसरा है अमेरिका व सोवियत संघ के बीच तनाव, थर्ड ऑप्शन है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दोस्त। और इसके लिए नीचे विकल्प दिए हैं, उसमें से सही विकल्प जो है हमें यहाँ पर चुनना है कि सही विकल्प कौन सा है। तो बच्चे, इसके लिए जो है सही विकल्प जो है वो है हमारा बी, ना, कि क्यूबा मिसाइल संकट जो है शीत युद्ध से संबंधित है और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो तनाव था वो। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दोस्त है वो सही नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रथम विश्व युद्ध, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध डैश से डैश के बीच हुआ। अब इसमें आपको सन देखने हैं कि कौन से सन से कौन से सन तक जो है जो प्रथम विश्व युद्ध था या फर्स्ट वर्ल्ड वार थी वो हुई थी। तो बच्चे, इसके लिए जो है वो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 1914 से 1918 तक का जो पीरियड है वो प्रथम विश्व युद्ध के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा देश गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नहीं है, ना, संस्थापक देश नहीं है। तो जैसे कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा कि ब्राज़ील, घाना, भारत, मिस्र। तो आपको बच्चों अच्छे से बताया भी गया होगा कि जो संस्थापक देश है उनमें से भारत भी संस्थापक देश है, मिस्र भी है और घाना भी है। लेकिन जो ब्राज़ील देश दिया है ये जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है कि ब्राज़ील जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के सोवियत संघ के अनेक गणराज्यों ने डैश और डैश को झेला। तो इसके लिए बच्चों सही ऑप्शन है हमारा, यहाँ इतना टाइम नहीं है बच्चों के सारे ऑप्शन हम हर क्वेश्चन के सारे ऑप्शन हम पढ़ें, क्योंकि इस हिसाब से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, गृह युद्ध और बगावत। पहली जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें गृह युद्ध आ जाएगा, दूसरे में बगावत आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चों, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे, उसके बाद ही सही ऑप्शन की तरफ जाएंगे आप, क्योंकि ये पूछना है कि कौन सा कथन सही है। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर
बी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि आप किस आधार पर कहेंगे कि लीग ऑफ नेशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा। सभी को मालूम है कि लीग ऑफ नेशन जो है अपने उद्देश्य में क्यों असफल रहा, है ना। तो इसके भी 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है ए ऑप्शन कि लीग ऑफ नेशन जो है वो दूसरे विश्व युद्ध को, सेकेंड वर्ल्ड वार को नहीं रोक पाया था ना। तो दूसरा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि दूसरे विश्व युद्ध का होना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। अब यहाँ पे बच्चों पूछा जा रहा है स्थायी सदस्य, यहाँ पर अस्थायी सदस्य भी पूछ सकते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ए ऑप्शन है जो वो करेक्ट ऑप्शन है कि स्थायी सदस्य जो हैं वो 5 हैं। तो जैसे आपको मालूम है कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, उसमें से जो 10 हैं वो अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, और 5 जो हैं स्थायी होते हैं वो परमानेंट सदस्य कहलाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ढांचागत सुधार हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया गया था जिससे कुछ शिकायतों का जिक्र था, उन्हें पहचानना है। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन दिए हैं आपके सामने 4 ऑप्शन दिए ना, तो उसको अगर हम पढ़ें तो तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा कि उपरोक्त सभी जो ऊपर 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आज़ाद भारत के सम्मुख कौन कौन सी चुनौतियां थीं। तो इसमें दिया है पहले कि एकता के सूत्र में बंधे रहना, दूसरा है लोकतंत्र को कायम करना, तीसरा है विकास। तो ये जो तीनों चुनौतियां हैं, आपने जो ये चैप्टर पढ़ा होगा उस टाइम आपको बताया गया होगा, आपने समझा होगा कि ये तीनों ही चुनौतियां जो थी भारत के सामने आई थी। तो इसके अकॉर्डिंग कि जब तीनों ही चुनौतियां थी तो इसके अकॉर्डिंग जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सही विकल्प जो होगा वो सी ऑप्शन होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से नेहरू की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं था, है ना। नीचे दे रखी है पॉइंट दे रखे हैं कुछ, और उसमें से आपको पहचानना है कि नेहरू की जो विदेश नीति थी उसमें से कौन सा उद्देश्य इसमें से नहीं था। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन ना, अपने मंत्रिमंडल का विकास करना ये नेहरू की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गुट डैश तथा डैश का समर्थक था। तो इसका भी सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, समाजवाद और साम्यवाद का समर्थक था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से किस देश को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया। तो जैसे आपने मालूम है, जैसे आपने चैप्टर में पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग है डी ऑप्शन, रूस को जो है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 के UNHCR किससे संबंधित है। तो इसके लिए जो है सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 के संयुक्त राष्ट्र के सामने किन 2 बुनियादी सुधारों का मामला है। इसमें 4 ऑप्शन दिए इन्होंने, चार बातें बताई गई हैं, उसमें से उसको पढ़ते हुए
अगर हम सही ऑप्शन पे पहुँचे तो हमारे लिए ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, मतलब सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है ना, कि संगठन की बनावट व प्रक्रिया में सुधार और संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 16 की विभाजन के पश्चात बने पाकिस्तान में कौन कौन से 2 इलाके शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें क्षेत्र दिए हैं इसके अंदर। तो अब हमने ये देखना है कि कौन कौन से इस विभाजन के पश्चात जो थे पाकिस्तान के इलाके में थे या क्षेत्र में थे। तो इसके लिए सही ऑप्शन जो है वो बच्चों है सी ऑप्शन, कि पूर्वी पाकिस्तान व पश्चिमी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि 1917 की रूसी क्रांति के नायक थे। तो इसके लिए बच्चों ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 कि शीत युद्ध का काल पहचानिए। ये भी बच्चों इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता है कि शीत युद्ध जो है वो कौन से सन तक रहा था। तो इसके लिए भी जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसके लिए भी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि 1945 से 1991 तक शीत युद्ध का काल था। क्वेश्चन नंबर 19 कि पश्चिमी यूरोप के क्वेश्चन नंबर 19 कि पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका द्वारा सहायता दिए जाने को क्या कहा गया ना, वो कौन सी योजना थी उसको पहचानना है। तो इसमें 3 योजनाओं के नाम दिए गए हैं, उसमें से जो सही योजना है, जो सही ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन मार्शल योजना। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अपनी विदेश नीति को सक्षम बनाने के लिए भारत किस गुट में शामिल हुआ। बच्चों ये जो है हुआ है इसको ठीक कर लीजिएगा। इसमें था नाटो, जो ऑप्शन दिए हैं नाटो दिए हैं, वार्सा संधि की दी गई है या फिर दोनों, ये ऑप्शन दिए हैं। लेकिन जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 20 का वो है डी ऑप्शन, के उपरोक्त में से जो दी गई संधि उनमें से किसी में भी नहीं। क्योंकि आप सब बच्चों को मालूम होगा क्योंकि भारत जो था वो इस तरह के किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था। तो ये डी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि भारत चीन के संबंधों की शुरुआत प्रारंभ में डैश थी, है ना। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि शुरुआत में जो है भारत और चीन के संबंध कैसे थी। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बच्चों सी ऑप्शन दोस्ताना, कि भारत और चीन के संबंध जो थे शुरुआत में दोस्ताना थे। क्वेश्चन नंबर 22 कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो बच्चों जैसे आपसे पूछा गया प्रथम विश्व युद्ध के बारे में ही पूछा गया और जो सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में दूसरे विश्व युद्ध के बारे में ही पूछा गया। तो इसके लिए सही ऑप्शन जो है आप चूज़ कीजिएगा। ऐसा ना हो कि जो प्रथम विश्व युद्ध का जो टाइम है वो आप उसमें सेकंड में लिख दें। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, 1939 से 1945 तक जो है दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ। तो बच्चे इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा डी ऑप्शन, अक्टूबर 1945 में जो है भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। अब यहाँ देखिए बच्चों अगस्त भी दे रखा है ना, तो आपको याद रखना है अक्टूबर 1945। क्वेश्चन नंबर 24 है कि आज़ादी के समय रजवाड़ों की संख्या लगभग कितनी थी। तो इसके लिए ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत इजी है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है हमारा डी ऑप्शन,
565 जो है उस टाइम में रजवाड़ों की संख्या थी। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट होता है सेक्शन ए, जिसमें 24 क्वेश्चन दे रखे थे और उसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने थे, लेकिन यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 25 के आज़ादी के तुरंत पहले, है ना, तुरंत पहले निम्न में से किस राजा ने अपने राज्य को भारतीय संघ से आज़ाद रखने की घोषणा की थी? तो बच्चों इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? क्वेश्चन नंबर 26 हम कर रहे हैं, तो इसमें हमने देखना है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे। इसमें दिया है सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। तो बच्चों जैसे आपने जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में या सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में जो आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको अच्छे से याद होगा कि जो मित्र राष्ट्र थे उसमें ये चारों ही देश शामिल थे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि चारों ही देश जो थे वो मित्र राष्ट्र में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 27 के निम्नलिखित कथनों में से विषम का चयन करना है ना, मतलब तो इसके जो चार ऑप्शन दिए हैं तो हमें ये देखना है कि इन चारों में से जो है ऑड स्टेटमेंट या विषम कथन जो है वो कौन सा है। तो इसके लिए बच्चों ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि नीति आयोग 2014, ये जो दिया है ये विषम है। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ से संबंध से सही नहीं है? अब यहाँ पूछा गया सही नहीं है ना, तो आपको सही को नहीं चुनना है, बल्कि जो सही नहीं है, जो इसका संबंध सही नहीं है वो हमें चुनना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन कि अमेरिका से अधिक उन्नत अर्थव्यवस्था थी ना। तो ये तो हमने शुरू से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो ऐसी नहीं थी कि वो अमेरिका से अधिक उन्नत अर्थव्यवस्था रखता था। क्वेश्चन नंबर 29 के सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कितने वर्ष जो है शासन किया गया था? तो बच्चों ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका जो है सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन कि सोवियत संघ के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल तक जो है शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 30 के यूनेस्को का विस्तृत रूप क्या है? तो बच्चों जैसे आपने संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें यूनेस्को के बारे में पढ़ा होगा। तो यूनेस्को का जो विस्तृत रूप है वो है हमारा बी ऑप्शन, वो करेक्ट ऑप्शन है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 31 कि विभाजन के समय तय हुआ था कि डैश को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। तो जो इसमें ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि धार्मिक बहुसंख्यक को जो है विभाजन का आधार बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 के विभाजन के समय दो प्रांतों डैश और डैश का भी बंटवारा हुआ था। तो इसके लिए भी बच्चों जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है कि पंजाब और बंगाल दो ऐसे प्रांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि भारत में शामिल होने के लिए विलय का एक सहमति पत्र बनाया गया जिस पर राजाओं को हस्ताक्षर करने होते थे, उसे क्या कहा जाता था?
तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 34, ये बच्चों ये अब आपके अभिकथन वाले क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, असर्शन और रीज़न वाले, जो आपको बहुत अच्छे से समझ के करने हैं। और इसके लिए आपको चैप्टर को बहुत थॉरोली आपको पढ़ना होगा। आपने चैप्टर अच्छे से थॉरोली पढ़ रखा होगा, ध्यान से पढ़ रखा होगा, तो आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं होंगे। आप इजीली इसको पहचान सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, जो रीज़न दे रखा है वो भी सही है या गलत है, या जो रीज़न है वो हमारी स्टेटमेंट को सही से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा। और आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर ये असर्शन वाले और ये कथन कारण वाले क्वेश्चन जो हैं, कई क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, ये पूछे गए हैं इस पेपर के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 34 इसी पर बेस्ड है कि सोवियत संघ में मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था। तो ये अगर हम देखें तो ये कथन जो है ठीक है। कारण देखते हैं कि अभी भूमि, अन्य संपत्तियों और उत्पादन व वितरण पर राज्य का नियंत्रण था। तो ये कारण भी ठीक है। जब हमारा कारण भी ठीक है और हमारा स्टेटमेंट भी ठीक है, तो हमें तीसरा स्टेप हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि हमारा जो कारण है वो हमारे स्टेटमेंट को की व्याख्या कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो अगर हम देखें तो हमारा जो कारण है वो हमारी स्टेटमेंट को जो है एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि हैदराबाद के शासक को डैश कहा जाता था, है ना। जो हैदराबाद के शासक थे उनको क्या कहा जाता था, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, कि हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 36 कि ताशकंद समझौता निम्न में से किन देशों के बीच हुआ था। बच्चों इस क्वेश्चन में देशों का पूछा गया है कि किन देशों के बीच में हुआ था। बच्चों क्वेश्चन जो है इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन से नेताओं के बीच में हुआ था, तो आपको वो भी याद होना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है भारत और पाकिस्तान। इसका जो सही ऑप्शन है बच्चों भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 37 के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता डैश थे जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, या सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए आप सभी बच्चे जानते होंगे, इसके लिए सही ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 38 है जुलाई 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इसके लिए भी सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, कारगिल संघर्ष या कारगिल युद्ध। क्वेश्चन नंबर 39 है कि 1962 से 1971 के बीच भारत को कितने युद्धों का सामना करना पड़ा था। अब आपको सन देखना है कि कौन से सन से कौन से सन तक आपसे मालूम किया गया है। तो बच्चों इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, कि 3 युद्धों का जो है सामना किया था भारत ने 1962 से लेकर 1971 के बीच में। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये फिर अब आपका अभिकथन वाला क्वेश्चन है जो आपसे मालूम किया जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान बढ़ रहा है। तो अगर हम देखें तो स्टेटमेंट हमारी सही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है तापमान में वृद्धि हो रही है। कारण है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाने वाले रसायनों के फैलाव व इस्तेमाल के कारण। अगर हम देखें तो हमारा कारण भी ठीक है, हमारी स्टेटमेंट भी ठीक है। तो बच्चे इसमें 3 स्टेप हमें ये देखने होते हैं कि हमें स्टेटमेंट देखनी होती है कि सही है गलत है। दूसरा स्टेप होता है कि हमारा जो कारण दे रखा है वो सही है या गलत है। फिर अगर हमारा कारण भी ठीक है, हमारी स्टेटमेंट भी ठीक है, अगर हमारा कारण ठीक है
तो उसको हमें ये देखना होता है तीसरे स्टेप के अंदर कि वो कारण जो है हमारे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो हमें अगर हम यहाँ ये देखें तो हमारा जो कारण है वो हमारे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। चलिए बच्चों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ये भी बच्चों जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये भी अभिकथन वाला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण वाला, कि गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है। तो अगर हम ये देखें तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। कारण देखते हैं कि आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए विकासशील राष्ट्रों का मंच होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारा जो कारण है वो हमारा सही है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट गलत है और कारण ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों इसको इन तरह के क्वेश्चन को करने का यही तरीका होता है कि हम पहले हम देख लें कि हमारी स्टेटमेंट ठीक है, हमारा कारण ठीक है या गलत है, और फिर उसको हमें ये देखना होता है कि वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 है, ये भी अभी कथन और कारण वाला क्वेश्चन मालूम किया गया है कि ब्रिटिश राज है ना, ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही रजवाड़ों को छूट थी कि वे अपनी इच्छा के अनुसार भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या अपने आप को स्वतंत्र अस्तित्व में बनाए रखें। जैसे हमने चैप्टर पढ़ा तो उसमें उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमारी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। कारण देखते हैं कि ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति के साथ रजवाड़ों रियासतों के राजा व प्रजा को भी निर्णय लेने का अधिकार था। बच्चों हम देखें तो ये कारण भी हमारा सही कारण है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये देखें कि हमारे दोनों चीज़ें ठीक है, स्टेटमेंट भी ठीक है, हमारा कारण भी ठीक है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है कि हमें ये देखना है कि जो हमारा कारण है वो हमारे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर हम देखें तो उसकी एक्सप्लेन कर रहा है हमारा कारण, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन वो सही है कि अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 के आज़ादी के समय विश्व में दो आर्थिक मॉडल उदारवादी, पूंजीवादी तथा समाजवादी मॉडल प्रचलित थे, जिसमें से भारत ने किसी को नहीं अपनाया ना। तो अगर हम देखें तो हमारा स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट हमारी ठीक है। कारण देखते हैं कि भारत ने दोनों में से किसी को न अपनाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें सरकार व निजी कंपनियां दोनों का अपने अपने उपकरणों पर प्रभुत्व था और उस समय वही बेहतर था। अगर देखें तो हमारा कारण भी ठीक है। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ और ये देखते हैं कि हमारी जो कारण है वो हमारी स्टेटमेंट को सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा। बच्चों अब जो यहाँ ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं जो हमारा कारण भी सही है, हमारा स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना है कि हमारा जो कारण है वो हमारे कथन को, हमारी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो है ए ऑप्शन वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि दोनों सही है। दोनों सही का मतलब कारण भी ठीक है और हमारा अभिकथन जो है वो भी ठीक है, लेकिन कारण जो है वो कथन को सही परिभाषित कर रहा है। क्वेश्चन 44 देखते हैं। इसका अभिकथन है कि अणुशक्ति संपन्न राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं, उन्होंने 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर सदस्य राष्ट्रों का हस्ताक्षर करने को कहा। जो जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा है लोगों ने, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा जो कथन है या स्टेटमेंट है वो सही है। अब आते हैं हम
रीज़न की ओर कि भारत ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, भारत ने उसे भेदभावपूर्ण माना। तो ये भी सही है, हमारा कारण भी ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हमारा जो कारण है, हमारा जो रीज़न है, वो हमारे अभिकथन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो कारण है वो हमारे अभिकथन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है कि अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 के विभाजन के समय हुए बंटवारे में वित्तीय संपदा के साथ निम्नलिखित में से और किस किस का बंटवारा हुआ। तो इसमें ऑप्शन जैसे दे रखे हैं कि टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के यंत्र और रेलवे कर्मचारी। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है कि इन सभी चीज़ों का जो है बंटवारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। अब यहाँ पूछना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। तो देखते हैं कि कौन सा जो है मिलान सही नहीं है। तो उसके लिए अगर हम देखें चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद अगर हम ये देखें तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही नहीं है। जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, उसमें जो सुधारों की शुरुआत की थी वो मिखाइल गोर्बाचेव ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 कि नेहरू जी की ओर जनरल अयूब खान ने 1960 में किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो उसके लिए सही ऑप्शन है सिंधु नदी जल संधि। क्वेश्चन नंबर 48 के भारत में पाकिस्तान के लेखकों और कवियों ने विभाजन की त्रासदी को किन किन माध्यमों द्वारा व्यक्त किया था, किन किन माध्यमों द्वारा जाहिर दिखाया था, बताया था। तो इसमें उपन्यास दिए हैं, कथाएं दी हैं, कविताएं दी हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा डी ऑप्शन है, उसके इन सभी के ज़रिए जो है भारत के जो लेखक थे, कवि थे, उन्होंने विभाजन की जो त्रासदी की थी वो इन्होंने तीनों माध्यम के ज़रिए बताया था। तो बच्चों ये यहाँ पर हमारा सेक्शन बी जो है वो ख़त्म होता है, जिसके अंदर से भी आपको 24 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने थे। यहाँ पर आपको 24 के जो आंसर आपको बताए गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी और क्वेश्चन नंबर 49। तो बच्चे यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा और चित्र देखकर आप समझ भी गए होंगे ये कौन से चैप्टर से है और किस टॉपिक से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन मालूम किया गया 49 के चित्र के अंदर गोले में बने मानचित्र किसको दर्शाते हैं। अब आपको ये देखना है कि मानचित्र कौन सा है, ये संसार या विश्व का मानचित्र है, भारत का है, नेपाल का है, चीन का है। तो बच्चों जो आपने मानचित्र या मैप का जब अध्ययन किया होगा तो उसमें आपने मालूम होगा ना ये भारत का मानचित्र है, ना नेपाल का है, ना चीन का है, ये है संसार का, ये वर्ल्ड मैप को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। बच्चे यहाँ पर इससे पहले हम ये देखें जो क्वेश्चन दिया गया है यूएस वाली एम्पायर कैंडिडेट के लिए। तो इसमें पूछा गया है कि भारत कब आज़ाद हुआ। तो बच्चे सभी को मालूम है कि हमारा भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ था। अब है क्वेश्चन नंबर 50 के इस कार्टून को देखकर ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि कार्टून के बीच में ये दिखाया है कि कार्टून के बीच में बैठे हुए नेता को पहचानिए। तो पहचानना बहुत इजी है, उसके अकॉर्डिंग जो है सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये नेहरू जी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखते हैं बच्चों
क्वेश्चन नंबर 51 कि कार्टून में क्या दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों इस कार्टून की बात की जा रही है कि इस कार्टून का अध्ययन करना है, स्टडी करनी है और फिर आगे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको देखना है कि इसमें क्या आपसे पूछा गया है। कि ये जो कार्टून है उसमें भारत चीन दोस्ती को दिखाया गया है, भारत चीन की दुश्मनी, चीन द्वारा भारत को समझाने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है, या डी ऑप्शन है कि 1960 में चीन भारत सीमा विवाद की असफलता को दिखाया गया है। तो बच्चों डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, 51 क्वेश्चन के लिए। और इसी का जो नेक्स्ट उसका क्वेश्चन है इसमें दिया है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, है ना, चेयरपर्सन कौन थे। तो इसके लिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। अब बच्चों हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पैसेज वाले क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ इस पैसेज को पढ़कर आगे इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चे इस वीडियो को पॉज करके आप इस पैसेज को पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर हम पैसेज को पढ़ेंगे तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम डायरेक्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो बच्चों इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 52 है कि अरब स्प्रिंग की शुरुआत के पीछे कौन कौन से कारण थे। तो अरब स्प्रिंग का जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है, उसको आपने अच्छे से पढ़िएगा, उससे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन मालूम किए जाएंगे। तो इसमें ये दिए गए हैं कि कौन कौन से कारण दिए। इसमें भ्रष्टाचार दिया गया है, करप्शन, पॉवर्टी, गरीबी, बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर सभी। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है कि अरब स्प्रिंग की जो शुरुआत थी वो इन तीनों ही जो कारण दिए गए हैं इससे ही रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 कि अरब स्प्रिंग की शुरुआत कब मानी जाती है, की शुरुआत कब मानी जाती है। तो इसके लिए भी सही ऑप्शन है ए ऑप्शन 2010। क्वेश्चन नंबर 54 कि अरब स्प्रिंग का किन किन देशों पर प्रभाव पड़ा। इसमें दिए हैं बहरीन, यमन, लीबिया। तो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी के सभी देशों के ऊपर जो दिए हैं तीनों देश, उन सभी पर अरब स्प्रिंग का प्रभाव पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 55 के मिस्र में 1979 के पश्चात से कौन सत्ता में थे। तो इसके लिए सही ऑप्शन है होस्नी मुबारक। क्वेश्चन नंबर 56 है कि ये जो डैश का है ऑप्शन क्वेश्चन कि होस्नी मुबारक डैश 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 के परिणाम स्वरूप ध्वस्त हो गए। हाँ, तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप ध्वस्त हो गए थे। तो बच्चों ये था जो पहला पैसेज आपको दिया गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मालूम किए गए हैं। ये क्वेश्चन है जो आपको यहाँ आपको डायरेक्ट कराए गए हैं। बच्चों पैसेज वाले क्वेश्चन के लिए ये है कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप पैसेज को पढ़ें तो आपके लिए इजी रहेगा और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखकर ऑप्शन में से आप आंसर सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, सही आंसर को चयन कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसको भी आप जो है पढ़ सकते हैं। फिर हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इस पैसेज से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 57 कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी सफलता क्या थी। हाँ, तो बच्चे जैसे अब आपको बताया गया है कि आपको मालूम है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कितना अहम रोल अदा किया था
भारत के एकीकरण के लिए, देसी रियासतों के एकीकरण के लिए, ना, रजवाड़ों को भारत के अंदर लाने के लिए। तो अगर आपने पैसेज नहीं भी पढ़ा तो डायरेक्ट आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, सही ऑप्शन तक। तो क्वेश्चन है, जैसे भी बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी सफलता क्या थी, तो इसके लिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है कि देसी रियासतों का एकीकरण के लिए जो है इनकी सबसे बड़ी सफलता थी। क्वेश्चन नंबर 58 है इसी पैसेज से रिलेटेड कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किस नाम से जाना जाता है ना। तो इसके लिए ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन, लौह पुरुष, है ना, आयरन मैन के नाम से भी हम इनको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, ना, होम मिनिस्टर कौन थे। तो इसमें ऑप्शन दिए इन्होंने सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी। तो बच्चों इसके लिए भी सही ऑप्शन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के पहले गृह मंत्री थे या होम मिनिस्टर थे। बच्चों इस क्वेश्चन पेपर का अब हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो है कि पटेल भारत की डैश को लेकर कोई डैश नहीं चाहते थे, है ना। आपने देखना है कि इस डैश में क्या कौन सा ऑप्शन है जो हम भर सकते हैं। तो इसके लिए है बच्चों डी ऑप्शन, है ना, क्षेत्रीय अखंडता और समझौता, ये सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। तो बच्चों ये था हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है, उसको हमने यहाँ पर आपको सामने इसी तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, है ना। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी और इसमें जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए गए हैं, और इस चीज़ की भी हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके टर्म फर्स्ट के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।